चलो भाई साहब इसको करना है, हम यहाँ पे कुछ सवाल है जो स्टेट बोर्ड से करेंगे। ओके, फोर्स और लॉज ऑफ मोशन पे। नेगेटिव एक्सेलरेशन, वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट रिमेन्स कांस्टेंट। हाँ, कौन सा होगा इसमें? द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट डिक्रीजेस, है ना, द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इंक्रीजेस, तो ये होगा आपका नेगेटिव एक्सेलरेशन, ये हो गया आपका 1। ठीक है, दिस विल बी 1। और बोलो भाई साहब, a car initially at rest reaches a velocity of 50 km per hour in 10 seconds। तो यहाँ पे तो एक्सेलरेशन हो रहा है, वेलोसिटी बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि 0 से 50 पे आई वेलोसिटी, तो यहाँ पे पॉजिटिव एक्सेलरेशन। और व्हीकल इज मूविंग विद, ये तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, मतलब यहाँ पे सॉरी कांस्टेंट वेलोसिटी है, तो एक्सेलरेशन 0 है। A vehicle moving with a velocity of 10 मीटर पर सेकेंड stops after 5 seconds। तो अभी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 10 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी 0 सेकेंड से इन टाइम 5 सेकेंड्स। तो यहाँ पे आपका नेगेटिव एक्सेलरेशन हो रहा है या डी एक्सेलरेशन हो रहा है। ठीक है, तो दिस विल बी 1। समझ में आ रहा है ये? नेगेटिव एक्सेलरेशन मतलब क्या होता है? नेगेटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन इज व्हेन वेलोसिटी डिक्रीजेस विथ टाइम। और यहाँ पे हो रहा है, देखो, वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग विद टाइम। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी कितना था? 10 मीटर पर सेकेंड इनिशियली, और फाइनल वेलोसिटी कितना हो गया? 0 मीटर पर सेकेंड। तो इज इट डिक्रीजिंग विद टाइम? यस इट इज। ठीक है, तो नेगेटिव एक्सेलरेशन का भाई साहब अगर कॉलम 2 से हम मैच करेंगे तो ये और ये। ठीक है, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं 1 का हो गया कितना? बी, 1 का हो गया बी, और लेट से ये वाला अगर आप ऐसे, ये आपका है ए, बी, और ये सी, और ये आपका 1 रोमन न्यूमरल्स में, 2 और ये 3, तो ये कितना हो जाएगा? 1 का बी, और फाइनली आपका 1 का बी, और ये हो गया आपका 1 का बी एंड 3। ठीक है, क्लियर है भाई साहब? ओके, चलिए 2, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट रिमेन्स कांस्टेंट, द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट डिक्रीजेस, द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इंक्रीजेस। ठीक है, तो आपका हो जाएगा यहाँ पे सी, वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इंक्रीजेस। ओके, a car initially at rest reaches a velocity। भाई साहब रेस्ट पे है तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी? 0। फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे दी हुई आपकी 50, तो इसका मतलब क्या हो रहा है? वेलोसिटी आपकी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। ठीक है, सो आपका यहाँ पे हो जाएगा भाई साहब 1। ठीक है, तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन, पॉजिटिव एक्सेलरेशन भाई साहब कब होता है? व्हेन वेलोसिटी इंक्रीजेस, when velocity increases with time, that is called positive acceleration। ठीक है, ओके। जीरो एक्सेलरेशन, कांस्टेंट वेलोसिटी, है ना, यहाँ पे जैसे देखो दिया हुआ है जीरो एक्सेलरेशन, तो द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट डिक्रीजेस, वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इंक्रीजेस, द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट रिमेन्स कांस्टेंट। तो ये हो जाएगा भाई साहब आपका ए। ठीक है, अ व्हीकल इज मूविंग विद द वेलोसिटी, तो यहाँ पे आपका जो u है वो v के बराबर है, इसीलिए आपका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? 0। इसको अपन कांस्टेंट वेलोसिटी बोलते हैं। ठीक है, दिस इज बेसिकली अ केस ऑफ कांस्टेंट वेलोसिटी। ठीक है, सो आपका 3a, और ये हो जाएगा क्या आपका 2। ठीक है, सो व्हेन डज अ बॉडी मूव विद कांस्टेंट, तो आप यहां पे बोल सकते हैं द बॉडी मूव्स विद जीरो एक्सेलरेशन। ठीक है, व्हेन वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज कांस्टेंट, वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज कांस्टेंट। समझ में आ रहा है भाई साहब ये? वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज कांस्टेंट। ठीक है, ओके। ये क्या हो गया? ओके, चलिए भाई साहब, क्लास क्लैरिफाई द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो भाई साहब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या फर्क हो जाएगा रे? हाँ, ओके, सो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या फर्क हो जाएगा बोलो? यहाँ पे हमने लिख दिया भाई साहब डिस्टेंस, और ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये क्या है आपका? देखो, डिस्टेंस इज स्केलर क्वांटिटी, है ना, डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी। और बोलो भाई साहब क्या हो जाएगा? और बोलो ना, बोलो 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 भाई साहब।
डिस्टेंस बेसिकली इसका यूनिट क्या होगा, अगर हम यहाँ पे क्लैरिफाई द डिफरेंसेस, स्केलर है, वेक्टर है, हैज गॉट ओनली मैग्नीट्यूड, has got only magnitude, it has got magnitude plus direction, ठीक है, magnitude plus direction, ठीक है, displacement can only be distance can only be positive, ठीक है, it can be positive, it can be zero and it can be and negative भी हो सकता है भाई साहब, ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है ये भाई साहब। सो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में ये आपके हो गया फर्क, ठीक है। ओके, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में भाई साहब क्या हो जाएगा, क्या हो गया, ओके, तो ये है भाई साहब आपका यूनिफॉर्म मोशन एंड दिस इज लेट्स से नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन, तो दिस इज यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है, इक्वल, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं बोलो, यूनिफॉर्म मोशन मतलब इक्वल डिस्टेंसेस कवर्ड, equal distances covered in equal intervals of time, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन unequal distances covered, unequal distances covered in equal intervals of time, ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन मतलब इक्वल डिस्टेंसेस कवर्ड इन इक्वल डिस्टेंस, तो यहाँ पे आपका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन इज जीरो, ठीक है, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन इज नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है, तो एक्सेलरेशन आपका पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है, दोनों भी हो सकता है, ठीक है, और अगर ग्राफ में हम देखेंगे, ग्राफ डिस्टेंस टाइम का अगर हम ग्राफ प्लॉट करेंगे, डिस्टेंस टाइम का ग्राफ, ठीक है, इक्वल डिस्टेंसेस स्ट्रेट लाइन, ये हो गया आपका स्ट्रेट लाइन, ठीक है, यहाँ पे ग्राफ क्या होगा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम का ग्राफ क्या होगा भाई साहब, इट विल बी अ कर्व नॉट अ स्ट्रेट लाइन, ये कर्व होगा, स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, ठीक है, तो हम अगर यहाँ पे देखते हैं भाई साहब, ये अगर ग्राफ है आपका तो ये ऐसे जाएगा, और ये वाला ग्राफ कैसे जाएगा भाई साहब, ऐसे जाएगा, या तो भाई साहब ऐसे जाएगा, या तो भाई साहब ऐसे जाएगा, अलग अलग, ठीक है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ अगर हम प्लॉट करते हैं, ठीक है, ओके, अरे क्या हो रहा है भाई साहब, चलो यहाँ पे कुछ आपके फिगर्स दिए हुए हैं, u आपका 2 है, a आपका 4 है, t आपका 3 है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लगाना है, तो पता नहीं क्या करना है भाई साहब, सब तो दे दिया है, ठीक है, हलवा खाओ पूड़ी खाओ, ठीक है, तो ये हो गया भाई साहब आपका v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो u की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 2, a की वैल्यू कितनी है 4 और t की वैल्यू है 3, ये 2 प्लस 4 3 is 12, दैट इज 14 मीटर पर सेकेंड, समझ में आ रहा है ये हो गया आपका 14 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे आपको u की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, तो अभी हम करेंगे v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, वी की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, वी की वैल्यू दी हुई है 20, यू की वैल्यू यहाँ पे नहीं दी है तो यू ही लिखेंगे, ए की वैल्यू कितनी दी हुई है 5 एंड टी की वैल्यू दी हुई है 2, ठीक है, सो दिस विल बी 20 इज इक्वल टू यू प्लस 10, तो u की वैल्यू कितनी हो गई 20 माइनस 10, so therefore u is equal to 10 मीटर पर सेकेंड, so this is going to be how much 10 मीटर पर सेकेंड, क्लियर है, ओके, यहाँ पे देखो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है, तो s की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर, u इज हाउ मच 5 इंटू टी, 5 इंटू 3 दैट इज हाफ इंटू a, 12 इंटू टी का स्क्वायर, टी का स्क्वायर हो गया आपका 9, ठीक है, 2 6 12, ये हो गया आपका कितना 15 प्लस 9 6 54, है ना, 5 प्लस 4 9, 5 प्लस 1 6, 69 मीटर्स में आ जाएगा ये, क्योंकि यहाँ पे एस है, एस का भाई साहब कितना हो जाएगा मीटर्स में, तो ये हो गया आपका 69 मीटर्स, ठीक है, क्लियर है, ओके, यहाँ पे ए निकालना है आपको ये वाला इस्तेमाल करते हुए, ठीक है, तो एस की जगह पे लिखेंगे हम क्या भाई साहब, एस की वैल्यू क्या दी हुई है यहाँ पे, एस की वैल्यू दी हुई है 92,
92 इज इक्वल टू यू कितना है भाई साहब आपका 7, ठीक है, इंटू टी, 7 इंटू 4 दैट इज यू टी हो गया ये, ठीक है, प्लस हाफ, हाफ इंटू ए की वैल्यू नहीं मालूम, और टी का स्क्वायर दैट इज 4 का स्क्वायर, ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रही है। सिर्फ यहाँ पे आपका हो गया 92 इज इक्वल टू 7 4 जा 28 प्लस हाफ इंटू ए इंटू 16, 2 8 जा 16, तो ये हो गया आपका, इसको अगर मैं इधर लेकर जाऊं तो ये हो जाएगा 92 माइनस 28 इज इक्वल टू 8a, है ना, तो यहाँ पे 8 प्लस 4 12, 8 से 2 गया 6 इज इक्वल टू 8a, तो देयरफॉर a की वैल्यू हो गई 64/8 दैट इज 8, ठीक है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा भाई साहब 8। क्या ये समझ में आ रहा है, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो s की वैल्यू कितनी होगी, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, v की वैल्यू डालो यहाँ पे, नहीं है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, v की वैल्यू डालो यहाँ पे 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू u का स्क्वायर दैट इज 4 का स्क्वायर प्लस 2a दैट इज 3 इंटू s, ठीक है, 64 इज इक्वल टू 16 प्लस 6s, यहाँ पे 64 माइनस 16 इज इक्वल टू 6s, ठीक है, 8 प्लस 6 14, 5 से 1 गया 4 इज इक्वल टू 6s, तो देयरफॉर s इज इक्वल टू 48/6, 6 8 जा 48, तो s की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब 8 सेकेंड्स, 8 सेकेंड्स, ठीक है। यहाँ पे भाई साहब देखो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, भाई साहब v की वैल्यू डाली यहाँ पे कितनी है 10 का स्क्वायर, u की वैल्यू डाली यहाँ पे नहीं मालूम, यू स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है भाई साहब 5 इंटू एस दैट इज 8.4, ठीक है, तो ये हो गया आपका 100, ये हो गया आपका यू स्क्वायर, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 5 जा 10, 10 इंटू 8.4 दैट इज 84, 84, ठीक है, इस 84 को अगर मैं इधर लेकर आऊं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 100 माइनस 84 इज इक्वल टू यू स्क्वायर, तो ये हो गया आपका 16 इज इक्वल टू यू स्क्वायर, so therefore u की वैल्यू कितनी हो जाएगी अंडर रूट ऑफ 16 दैट इज 4, u की वैल्यू हो गई भाई साहब 4 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड, u की वैल्यू हो गई भाई साहब 4 मीटर पर सेकेंड। क्या ये समझ में आ रहा है बच्चा पार्टी, आर वी क्लियर ऑन दिस, ठीक है, ओके ओके, तू सो तो नहीं रहा है, नहीं, ओके। The minimum distance between the start and finish points of the motion of an object is called, starting point और finish point में जो minimum distance है उसको अपन क्या बोलते हैं displacement, the minimum distance between the starting and the finish point is known as displacement। धूप कहाँ से आता है रे पता नहीं। The minimum distance between the start and finish points of the object is known as, इसको अपन बोलेंगे भाई साहब क्या डिस्प्लेसमेंट, दिस इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डी एक्सेलरेशन इज नेगेटिव एक्सेलरेशन, और डी एक्सेलरेशन का दूसरा नाम क्या है रिटार्डेशन, रिटार्डेशन, ठीक है, ओके। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इट्स क्या चेंज हो रहा है डायरेक्शन, गुड, इट्स डायरेक्शन चेंजेस, बट इट्स डायरेक्शन चेंजेस एट एवरी पॉइंट। अभी देखो डायरेक्शन तो चेंज हो रहा है लेकिन साथ ही साथ और क्या चेंज हो रहा है वेलोसिटी, क्योंकि वेलोसिटी के दो एस्पेक्ट्स हैं, एक है मैग्नीट्यूड और एक है डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड नहीं चेंज हो रहा है लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो क्या वेलोसिटी भी चेंज हो रहा है, यस, ठीक है, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं डायरेक्शन मतलब आपका वेलोसिटी भी चेंज हो रहा है, ठीक है, क्लियर है। या इन दोनों को अगर हम कंबाइन करेंगे तो क्या बोल सकते हैं हम डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी changes at every point during collision dash remains constant, क्या हो जाएगा अरे भाई साहब भाई कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, टोटल इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू टोटल फाइनल मोमेंटम, तो क्या कंजर्व रहता है भाई साहब आपका मोमेंटम, मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व, ठीक है। द वर्किंग ऑफ अ रॉकेट डिपेंड्स अपॉन न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, तो आप देखो भाई साहब ये रॉकेट है, ये रॉकेट जब ऊपर उड़ रहा है तो इस तरफ फोर्स इसको ऊपर धक्का देगा, एवरी
action, every action has an equal and opposite reaction. Every action has an equal and opposite. अरे समझे कि नहीं? Opposite. ठीक है? Opposite reaction. Every action has an equal and opposite reaction. Clear? Are we clear? Clear on this? नहीं समझा? क्यों? न्यूटन का सेकंड लॉ इज F इज इक्वल टू ma. न्यूटन का सेकंड लॉ है भाई साहब, फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. यही है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंट. पूरी रामायण खत्म हो गई, अभी बोलता है तो राम सीता की मौसी. ठीक है? F is equal to ma is Newton's second law of motion. The force that is applied is equal to rate of change of momentum. ठीक है? वर्ड में कैसे लिखना है? वर्ड में ये लिखेंगे हम, फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. हम लिखेंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, लेकिन हम एक्चुअली में इसको ऐसे लिखेंगे, द फोर्स अप्लाइड और एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. ठीक है? क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है भाई साहब? ओके ओके ओके. When an object falls freely on the ground, यहाँ पे आपको रीजन देना है. When an object falls freely to the ground, its acceleration is uniform. क्यों भाई साहब? ठीक है? ये एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, विच इज बेसिकली क्या है भाई साहब? इट इज अ कांस्टेंट. ठीक है? जनरली इक्वल टू हाउ मच? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. So the acceleration will remain as constant. ठीक है? When an object falls freely to the ground, its acceleration is uniform. अभी यहाँ पे acceleration is uniform मतलब क्या हो जाएगा? ये जीरो है and it will attain a final velocity. ठीक है? So acceleration uniform का मतलब क्या हो जाएगा? Acceleration uniform का मतलब है the acceleration uniform का मतलब है the velocity changes uniformly, या हम इसको बोल सकते हैं एट अ कांस्टेंट रेट. एट अ कांस्टेंट रेट. ठीक है? एट अ कांस्टेंट रेट. और ये कांस्टेंट रेट क्या होगा? ईच सेकेंड द वेलोसिटी चेंजेस बाय कितना है भाई साहब आपका? 9.8 मीटर पर सेकेंड. देखो इसका मतलब क्या है? 9.8 मीटर पर सेकेंड ना, तभी तो जाकर क्या हो रहा है? 9.8 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर हो रहा है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, है ना? तो इसका मतलब हर सेकेंड में वेलोसिटी कितनी चेंज हो रही है? 9.8 मीटर पर सेकेंड. So every second the velocity is changing by 9.8 meter per second. Clear? Clear है भाई साहब? Are we clear? Okay, okay, okay. Even though magnitudes of the action and reaction force are equal and the directions are opposite, their effects do not get cancelled. क्यों? इसका मतलब समझो, मैं अगर इस दीवार पे एक फोर्स लगा रहा हूं, ठीक है, और ये दीवार मुझ पे एक फोर्स लगा रहा है, तो फिर कैंसिल हो जाना चाहिए फोर्स. नहीं, ऐसा नहीं होगा. व्हाई? बिकॉज एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स आर एक्टिंग ऑन डिफरेंट बॉडीज. ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में भी लगभग इसी टाइप का एक सवाल है. दे डू नॉट गेट कैंसिल्ड in spite of being equal in magnitude and opposite in direction. ठीक है? they do not get cancelled in spite of being equal in magnitude and opposite in direction because बोलो because they are acting on different bodies. Because they are acting on different bodies. तो बेसिकली आपका क्या है? एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस आर बोथ एक्टिंग ऑन डिफरेंट बॉडीज. इसीलिए एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं कर रहे हैं. देखो, अगर कोई बॉडी सेम फोर्स, मतलब समझ लो इधर से एक फोर्स आया, इधर से एक फोर्स आया, लेट्स से इधर से भी 2 न्यूटन का फोर्स, इधर से भी 2 न्यूटन का फोर्स, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे क्योंकि सेम बॉडी पे एक्ट कर रहे हैं. ठीक है? लेकिन अगर ये अलग अलग बॉडीज पे एक्ट करे तो कैंसिल नहीं कर सकते. एक बॉडी पे दूसरा फोर्स, एक बॉडी पे दूसरा फोर्स. ठीक है? सो द रीजन व्हाई एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स आर नॉट एबल टू कैंसिल ईच अदर इज बिकॉज दे आर एक्टिंग ऑन डिफरेंट बॉडीज.
क्लियर है? ओके ओके ओके। इट इज इजियर टू स्टॉप अ टेनिस बॉल एज कंपेयर टू अ क्रिकेट बॉल। वो सीजन बॉल जो बोलते हो आप, उसको क्रिकेट बॉल बोलते हैं हम, ठीक है। व्हेन बोथ आर ट्रैवलिंग विद द सेम वेलोसिटी, व्हाई? तो देखो यहां पे वेलोसिटी, लेट्स से इनिशियल वेलोसिटी दोनों का u है, ठीक है, और फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? लेट इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बोथ, दोनों का सेम है ना, दिया हुआ है यहाँ पे, ऑफ बोथ इज इक्वल टू u। फाइनल वेलोसिटी कितना है बोलो? ऑब्वियसली स्टॉप हो गया है, फाइनल वेलोसिटी इज जीरो, तो देयरफॉर एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा? v माइनस यू बाई टी, है ना, ठीक है। ओके, तो आपका v माइनस यू बाई टी मतलब कितना हो गया यहाँ पे? जीरो माइनस यू बाई टी, मतलब माइनस यू बाई टी हो गया आपका एक्सीलरेशन। सो देयरफॉर फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू acceleration, that is m into minus u by t in this case, ठीक है। माइनस u by t दोनों का सेम है, मास अलग अलग है, ठीक है। फॉर क्रिकेट, फॉर क्या है, टेनिस बॉल, टेनिस बॉल, ठीक है, फोर्स इज इक्वल टू कितना होगा? मास ऑफ टेनिस बॉल इनटू माइनस यू बाई टी, ठीक है। ये हो गया भाई साहब फोर्स ऑफ टेनिस बॉल, एंड फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप द क्रिकेट बॉल, दिस विल बी मास ऑफ क्रिकेट बॉल इनटू माइनस यू बाई टी। ये दोनों फैक्टर दोनों में सेम, ये भाई साहब बड़ा है तो ऑब्वियसली ये वाला इससे बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप अ क्रिकेट बॉल विल बी मोर देन फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप अ टेनिस बॉल, ठीक है। ये एक रीजन हो गया। दूसरा रीजन क्या हो जाएगा? इनर्शिया, इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। यहां पे भाई साहब क्या है? इनर्शिया, ठीक है। तो जितना ज्यादा भाई साहब मास होगा उतना ज्यादा इनर्शिया होगा, द मोर इज द फोर्स दैट यू वुड रिक्वायर्ड, ठीक है। तो हम यहां पे बोल सकते हैं मोर इज द मास, मोर इज द फोर्स रिक्वायर्ड टू चेंज इट्स स्टेट, ठीक है। देखो, मोर इज द फोर्स रिक्वायर्ड टू चेंज इट्स स्टेट और ओवरकम इनर्शिया, और ओवरकम इनर्शिया। देखो भाई साहब बॉल क्या है? मूविंग स्टेज में है, तो inertia of motion states that the body in motion will be kept in motion until unless you apply an external force to change its state। तो अगर इस मोशन से तुमको किस में लाना है? रेस्ट में लाना है, तो चेंज इन स्टेट होगा। तो ये किस पे डिपेंड करेगा? इनर्शिया पे। जितना ज्यादा इनर्शिया होगा उतना ज्यादा तुमको अपोजिंग फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है। सो ऑब्वियसली भाई साहब क्रिकेट बॉल का मास ज्यादा, क्रिकेट बॉल का मास ज्यादा किससे? टेनिस बॉल से। तो क्रिकेट बॉल की इनर्शिया ज्यादा किससे? टेनिस बॉल से, है ना, ठीक है। टेनिस बॉल से इसका इनर्शिया ज्यादा, तो फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप अ क्रिकेट बॉल विल बी मोर देन द फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप अ टेनिस बॉल। ऐसे भी बोल सकते हैं आप, ठीक है। बोथ वेज आर करेक्ट। ओके, the velocity of an object at rest is considered to be uniform। बॉडी तो मूव नहीं कर रहा है तो आप यूनिफॉर्म कैसे बोल रहे हो, ठीक है। तो हम यहां पे बोल सकते हैं द वेलोसिटी, if the velocity of a body is not changing with time, if a velocity of a body is not changing with time, then it's considered, to be uniform। Now a body at rest, a body at rest, अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी? इनिशियल वेलोसिटी इज जीरो, और इसकी भाई साहब फाइनल वेलोसिटी क्या होगी? ये भी जीरो। तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं, नो चेंज, नो चेंज, ठीक है। सो देयरफॉर हम यहाँ पे बोल सकते हैं वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म। भाई देखो, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट क्या है कि आपका वेलोसिटी चेंज नहीं होगा टाइम के साथ। मतलब समझो, अगर इनिशियल वेलोसिटी u है तो ये u ही रह जाएगी आफ्टर टाइम t। अभी यहाँ पे क्या है? बॉडी एक रेस्ट पे है, तो यूनिफॉर्म आपका वेलोसिटी कितना हो गया? जीरो।
आफ्टर सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम टी इट इज ऑल्सो जीरो। तो क्या सेम है ना भाई साहब, इट इज नॉट चेंजिंग विद टाइम। सो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि बॉडी एट रेस्ट इज बेसिकली कंसिडर्ड टू बी अ बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नो चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है? बोथ आर इक्वल, क्योंकि ए बॉडी मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी इसका भी भाई साहब एक्सेलरेशन जीरो होगा, और अ बॉडी स्टेइंग एट रेस्ट इसका भी भाई साहब एक्सेलरेशन जीरो होगा, दोनों का एक्सेलरेशन जीरो होगा। ठीक है, ओके। एन ऑब्जेक्ट moves 18 meter in the first 3 seconds, 22 meter in the next 3 seconds and 14 meter in the last 3 seconds. What is its average speed? चलिए भाई साहब फटाफट से करना तो पड़ेगा ना भाई। तो it has moved 18 मीटर, ये कितना हो गया भाई साहब 18 मीटर in the first 3 seconds, ठीक है। then it has moved 22 meters, 22 meters in 3 seconds, ठीक है। and then 14 meters, 14 meters in the last 3 seconds, last 3 seconds, ठीक है। एवरेज स्पीड कितना हो जाएगा बच्चा पार्टी, एनीवन? एवरेज स्पीड कितना होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस? ये हो गया आपका 18 मीटर प्लस 22 मीटर्स प्लस 14 मीटर्स अपॉन टोटल टाइम, दैट इज 3 सेकेंड्स प्लस 3 सेकेंड्स प्लस 3 सेकेंड्स, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 8 प्लस 9 10, 10 प्लस 4 14, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 1 5, 54 अपॉन 3 प्लस 3 प्लस 3, तो ये हो गया 9 सेकेंड्स, 9 6 जा 54, 6 मीटर्स पर सेकेंड, ठीक है। समझ में आ रहा है भाई साहब, 6 मीटर्स पर सेकेंड, ओके। An object of mass 16 kg is moving with an acceleration of 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जो डेटा दिया हुआ है उसको लिख लीजिए पहले। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट ऑफ मास कितना है 16 kg is moving with an acceleration of 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कैलकुलेट द अप्लाइड फोर्स, आपको यहाँ पे फोर्स कैलकुलेट करना है। तो फोर्स की वैल्यू क्या होती है बच्चा पार्टी, m इंटू ए, दैट इज हाउ मच 16 kg into 3 meter per second square, that is how much 48 kg meter per second square, that is how much 48 न्यूटन। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ठीक है, तो ये तो हो गया भाई साहब। इफ द सेम फोर्स इज अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 24 kg, अभी सेकेंड केस लेते हैं हम, ठीक है। तो सेकेंड केस में क्या बोला जा रहा है, सेम फोर्स, मतलब यहाँ पे फोर्स कितना है बच्चा पार्टी, जो आपने कैलकुलेट किया कितना है 48 न्यूटन, इज अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास कितना है 24 kg। तो आपसे पूछा है यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा। हेमिश क्या कर रहा है तू, तो बुक में देख रहा है। तो यहाँ पे F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा m इंटू ए, ठीक है। F की वैल्यू हो गई भाई साहब 48, मास की वैल्यू हो गई 24 इंटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 48 बाई 24, ये हो गया आपका कितना 2। एक्सेलरेशन का यूनिट कितना होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आप देख लो भाई साहब, यहाँ पे आपका पहला आंसर आ गया क्या 48 न्यूटन, और दूसरा आंसर आ गया क्या भाई साहब आपका 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इजी, ठीक है, समझ में आता हूं, ओके ओके ओके। चलिए भाई साहब इसको करने की कोशिश कीजिए जरा फटाफट। कहो रे मुखिया जी, सवाल वाल नहीं करोगे आज, हैं? आराम फरमा रहे हो, अच्छा जी। इस साल भी 2-3 महीने की छुट्टी लेगा कि नहीं? क्या? नहीं, अरे ले 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 ले, छुट्टी ले ले, थोड़ा ऐश कर ले भाई साहब। बट
हो गया, डन डन डन। अ बुलेट हैविंग अ मास ऑफ 10 ग्राम, तो भाई साहब बुलेट का मास कितना है? बुलेट का मास है 10 ग्राम, दैट विल बी हाउ मच? 10 बाई 1000 kg, कैंसिलम दैट इज 0.01 kg, ठीक है। एंड मूविंग विद अ स्पीड ऑफ, स्पीड कितना है? 1.5 मीटर पर सेकेंड, पेनिट्रेट्स अ थिक वुडन प्लैंक। तो इसका बुलेट का मास हो गया ये m1, m2 क्या है भाई साहब आपका? 900 ग्राम, सो दैट विल बी 900 अपॉन 1000 kg, कैंसिलम, ये हो गया आपका 0.9 kg, ठीक है। द प्लैंक वाज इनिशियली एट रेस्ट, ठीक है। तो आपका भाई साहब प्लैंक क्या था? देखो m1 और ये हो गया भाई साहब आपका v1, बुलेट भी पहले रेस्ट पे ही था ना। देखो बुलेट का मास कितना है? इतना, लेकिन पहले तो ये रेस्ट पे ही था u1। अभी v1 कितना हो गया? बुलेट का स्पीड हो गया कितना? अरे यार, ये u1 कितना था? 0। अभी आपका v1 कितना हो गया भाई साहब आपका बुलेट का स्पीड? दैट इज 1.5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। penetrates a thick, the plank was initially here, the bullet gets embedded in the plank, both move together। अभी आपका टोटल मास कितना हो गया? सब गड़बड़ हो रहा है भाई साहब। देखो यहाँ पे क्या हुआ है, एक बुलेट है, दिस इज बेसिकली फायर्ड, ये एक प्लैंक के अंदर जाता है टपाक से, और इसके बाद ये प्लैंक और ये दोनों भी मूव करते हैं, ठीक है। तो बुलेट का इनिशियल वेलोसिटी भाई साहब, पहला इनिशियल क्या हो जाएगा? ये आपका m1 है, और लेट्स से ये आपका m2 है। इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है? u1 है, और लेट्स से यहाँ पे एक बार इसके अंदर चला गया तो क्या हो जाएगा टोटल मास? m1 प्लस m2, और लेट्स से इसका फाइनल वेलोसिटी कितना हो गया भाई साहब? यहाँ पे u है, यहाँ पे लेट्स से v है, समझ में आ रहा है ये, ठीक है। सो मोमेंटम टोटल मोमेंटम बिफोर द इम्पैक्ट, ये कितना हो जाएगा बोलो? दिस विल बी m1 दैट इज मास ऑफ बुलेट, u1 प्लस मास ऑफ प्लैंक इनटू इसका भाई साहब u2, ठीक है। यहाँ पे देखो u1 है, u1 m1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 10 ग्राम्स, तो दैट विल बी 10 अपॉन 1000 kg, so that is going to be how much? 0.01 kg। इसी तरह से u1 की वैल्यू कितनी है बोलो? 1.5 मीटर पर सेकेंड। अभी m2 की वैल्यू कितनी है बोलो? m2 की वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है 900 ग्राम्स, so that is 900 अपॉन 1000 kg। ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो ये हो गया आपका कितना? 0.9 kg, ठीक है। u2 की वैल्यू कितनी है भाई साहब? 0 है कि नहीं? u2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0, क्योंकि वो रेस्ट पे है ना, ये देखो ये तो रेस्ट पे है ना इनिशियली, ठीक है। तो कर लो इसका, इसका कितना आ जाएगा? m1 दैट इज 0.01 इंटू u1 दैट इज 1.5 प्लस m2 दैट इज 0.9 इंटू 0, तो आपका कितना हो गया? ये 15 है ना, 1 2 3 1 2 3, तो ये हो गया 0.015 kg मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ओके, अभी आपका भाई साहब यहाँ पे अगर एम्बेडेड हो गया, ठीक है, तो फाइनल मोमेंटम, टोटल मोमेंटम आफ्टर द इम्पैक्ट, ठीक है, ये कितना हो जाएगा? m1 प्लस m2 इंटू लेट से फाइनल वेलोसिटी v, m1 0.01 प्लस m2 दैट इज 0.9 इंटू v, तो ये हो गया आपका 0.91 v, ठीक है, क्लियर है? ओके, तो ये दोनों बराबर होंगे, ठीक है, बाय कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, टोटल मोमेंटम बिफोर इम्पैक्ट, total momentum before impact will be equal to total momentum after impact, ठीक है। टोटल मोमेंटम आफ्टर इम्पैक्ट, टोटल मोमेंटम बिफोर इम्पैक्ट कितना हो गया? जो भी है 0.91 v इज इक्वल टू 0.015, सो v की वैल्यू कितनी हो गई? 0.015 अपॉन 0.91, ये एक, ये दो भाई साहब, तो ये हो गया आपका 1.5 बाई 91, ठीक है।
इसको कर लो भाई साहब, यहाँ पे कितना आ जाएगा? तो अगर हम इसको करते हैं भाई साहब 1.5 और ये हो गया आपका 91, ये जीरो हो गया, यहाँ पे भाई साहब कितना हो जाएगा? तो गड़बड़ हुआ है भाई साहब, 0.01 kg। नहीं ठीक है, एक्चुअली में यहाँ पे देखो कितना है, 0.015 है, और इधर कितना है, 0.91 है ना? एक दो, एक दो, अप्रोक्सीमेटली 1.5/10 अगर हम करते हैं तो 0.15 आता है ना? फिर भी अगर 91 लिया है हमने तो यहाँ पे आपका देखो 91, और ये है आपका 0.91 पे यार। सर गलत है भाई साहब, यहाँ पे हो गया 91, ये हो गया 0, 91 वन जा 91, 91 टू जा तो 91 वन जा 91, ठीक है? 9 + 1 10, ये हो गया आपका भाई साहब 14, 9 + 5 14, और यहाँ पे 91 × 5 करेंगे, 5 वन जा 5, 9 5 जा 45, 91 × 6 करेंगे, 6 वन जा 6, 9 6 जा 54, ठीक है? अप्रोक्सीमेटली 0.016 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। दिस आंसर इज रॉन्ग, ठीक है? ओके, a person swims 100 meters in the first 40 seconds, 80 meters in the next 40 seconds and 45 meters in the last 20 seconds. Average speed कितना हो जाएगा? ठीक है, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू, एवरेज स्पीड हो जाएगी भाई साहब कितनी? टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस आपका कितना हो गया? 100 मीटर प्लस 80 मीटर प्लस 45 मीटर अपॉन टोटल टाइम 40 सेकेंड्स प्लस 40 सेकेंड्स प्लस 20 सेकेंड्स। तो ये हो गया 5, 8 + 4 12, 1 + 1 2, 225 बाई 0 0 0, 4 + 5 6, 6 + 4 10, ठीक है? तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2.25 मीटर पर सेकंड। ये आंसर भी देखो गलत है, यहाँ पे स्पीड पूछा है, व्हाट इज एवरेज स्पीड, मीटर पर सेकंड स्क्वायर दे दिया है, तो एवरेज स्पीड का यूनिट कितना हो जाएगा? 2.25 मीटर पर सेकंड, ठीक है? ओके ओके ओके, चलिए भाई साहब एनसीईआरटी के एडिशनल क्वेश्चन हैं ये। टाइम इन सेकेंड्स, फॉलोइंग इज द डिस्टेंस टाइम टेबल ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन मोशन, व्हाट कंक्लूजन कैन यू ड्रॉ? अभी देखो कंक्लूजन क्या ड्रॉ करेंगे हम यहाँ पे 0 से 1 1 सेकंड में कितना चेंज हुआ? 1, 1 से 2 1 सेकंड में कितना चेंज हुआ भाई साहब? 7, 1 सेकंड में कितना चेंज हुआ भाई साहब? 27 - 8, तो 7, ये हो गया 15, ठीक है? तो अगर आप देखोगे डिस्टेंस इज नॉट चेंजिंग यूनिफॉर्मली विथ टाइम, ठीक है? तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं? व्हाट कंक्लूजन कैन यू ड्रॉ? डिस्टेंस इज नॉट चेंजिंग यूनिफॉर्मली विथ टाइम, डिस्टेंस is not changing uniformly with time, distance is not changing uniformly with time, ठीक है? So acceleration, there is acceleration, there is acceleration, there is acceleration, acceleration तो भाई साहब हो रहा है,
ठीक है। और किस टाइप का एक्सेलरेशन है ये, ज्यादा डिस्टेंसेस कवर हो रहे हैं ना तो स्पीड बढ़ रहा है। देखो यहाँ पे अगर मैं स्पीड देखूं, इसमें स्पीड कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा भाई साहब 1 मीटर कवर्ड इन 1 सेकेंड, तो 1 मीटर पर सेकेंड है ना। इस वाले में देखो 7 मीटर्स कवर्ड इन 1 सेकेंड, तो ये हो गया 7 मीटर पर सेकेंड। इस वाले में देखो 15 मीटर्स कवर्ड इन 1 सेकेंड, तो ये हो गया 15 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, स्पीड ग्रेजुअली इंक्रीज करती जा रही है। ठीक है, डिस्टेंस इज नॉट चेंजिंग यूनिफॉर्मली विद टाइम, तो देयर इज एक्सेलरेशन। ठीक है, किस टाइप का एक्सेलरेशन है, इट इज अ इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन, इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन। क्यों इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन, देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा v माइनस यू। अभी देखो यहाँ पे u कितना था 0, v कितना हुआ 1 मीटर पर सेकेंड, कितने में टाइम में 1 सेकेंड में, तो v माइनस यू बाई टी, तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, दिस विल बी 1 - 0/1, दैट इज 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यहाँ पे है ना 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ कितना हो जाएगा बोलो, यहाँ पे ऑलरेडी 1 मीटर पर सेकेंड था, इधर कितना हो गया 7 मीटर पर सेकेंड, कितने में 1 सेकेंड में, तो a इज इक्वल टू 7 - 1/1, सो दैट विल बी 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो भाई साहब यहाँ पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट तो नहीं है, ये बढ़ता जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखो 15 से 7, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा 15 - 7/1 सेकेंड, दैट इज 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन इज कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग, एक्सेलरेशन आपका भाई साहब कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो इट्स एन इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन, सो द एक्सेलरेशन इज constantly increasing, constantly increasing। ठीक है, what do you infer about the forces acting on the object, तो यहां पे अगर फोर्स, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, फोर्स इज एन इंक्रीजिंग फोर्स। हाय, हाउ आर यू, एक्सेलरेशन अगर आपका इंक्रीज हो रहा है तो फोर्स भी आपका कांस्टेंट नहीं रहेगा। ठीक है, एक्सेलरेशन इज इंक्रीजिंग and hence not constant, and hence not constant। तो हम यहां पे बोलेंगे therefore force is also increasing, force is also increasing and hence not constant। ये भाई साहब कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, क्लियर है, ओके। Two persons managed to push a motor car of mass 1200 kg at a uniform velocity। ठीक है, आपका मास यहाँ पे कितना है 1200 kg and there are two persons, two persons। ठीक है, तो मोटर कार कैन बी पुश्ड विद 3 persons to produce an acceleration। अगर 3 लोग मिलकर इसको धक्का दे रहे हैं तो कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो फोर्स कितना होगा, फोर्स विल बी मास इनटू एक्सेलरेशन। मास कितना है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब क्या है, एक्सेलरेशन 0 है। ठीक है, यहाँ पे 2% मतलब एक्सेलरेशन 0, व्हाई, बिकॉज इट्स अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो 2% आर जस्ट अप्लाइंग अ फोर्स विच इज इक्वल टू वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अभी 3% का भाई साहब देखो क्या हो रहा है, 3%, तो मास इनटू एक्सेलरेशन कितना 0.2, सो दैट विल बी हाउ मच, 12 2 24, एक जीरो इसमें मर जाएगा तो 240 न्यूटन हो गया ये। ठीक है, तो व्हाट फोर्स, तो 3% का टोटल फोर्स कितना हो गया 240 न्यूटन, तो देयरफॉर 2% का, सॉरी 1% का फोर्स, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं 3% अप्लाई अ टोटल फोर्स ऑफ 240 न्यूटन, सो देयरफॉर 1% अप्लाइज अ टोटल फोर्स ऑफ कितना 240/3 न्यूटन, दैट इज 80 न्यूटन। क्या ये समझ में आ रहा है, क्लियर है, आर बी क्लियर, क्लियर क्लियर, ओके ओके ओके। A hammer of mass m, mass 500 gram, moving at 50 meter per second। So this is basically a hammer। ठीक है, a hammer of 500 gram, 500 ग्राम मतलब कितना हो जाएगा, that will be 500/1000 kg, तो ये और ये कैंसिल हो गया, that will be 0.5 kg। मूविंग एट 50 मीटर पर सेकेंड, कितने मीटर पर सेकेंड से 50 मीटर पर सेकेंड, स्ट्राइक्स अ नेल, ये भाई साहब नेल को स्ट्राइक कर रहा है। ठीक है, द नेल स्टॉप्स द हैमर इन अ वेरी शॉर्ट टाइम ऑफ, तो इसका मतलब हैमर का इनिशियल वेलोसिटी कितना है 50 मीटर पर सेकेंड, और क्योंकि हैमर स्टॉप हो रहा है तो इसका भाई साहब फाइनल वेलोसिटी कितना है 0, और ये टाइम कितना लग रहा है 0.01 सेकेंड्स, तो फोर्स कितना हो जाएगा
फोर्स हमको मालूम है क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम, एम वी माइनस एम यू बाई टी। तो एम की वैल्यू यहाँ पे एम ऐसा लिख सकते हैं, वी माइनस यू बाई टी। अभी कर लो भाई साहब, यहाँ पे एम ए भी लिख सकते हैं यहाँ पे, है ना। खैर यहाँ पे हो जाएगा एम वी कितना है 0 माइनस यू कितना है 50 अपॉन 0.01। ठीक है, यहाँ पे भाई साहब मास कितना है, मास इज 0.5, सो दिस इज मास इज 0.5। तो ये कितना हो जाएगा बोलो, दिस विल बी 0.5 into minus 50, that is how much, 250। तो ये आपका एक कट जाएगा भाई साहब, ये होगा 25 माइनस 25 न्यूटन। तो द फोर्स इज माइनस 25 न्यूटन। इस माइनस का मतलब क्या है, द फोर्स इज एक्टिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है भाई साहब ये। ठीक है, व्हाट इज द फोर्स ऑन द नेल। अभी नेल भी भाई साहब इस पे एक फोर्स लगा रहा होगा, वो इतना है, फोर्स ऑन द नेल बाय द हैमर इज हाउ मच 25 न्यूटन्स। ओके, अ मोटर कार ऑफ मास 1200 kg इज मूविंग along a straight line। तो इसका मास कितना है भाई साहब आपका 1200 kg इज मूविंग along a straight line with a uniform velocity। तो यहाँ पे वेलोसिटी भाई साहब कितनी है 90 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो 90 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड, 18 5 जा तो ये हो गया आपका कितना 25 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इट्स वेलोसिटी स्लोड डाउन टू 18 किलोमीटर। तो ये हो गया फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई 18 किलोमीटर पर आवर। सो दैट विल बी 18 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड। तो ये कितना हो गया 5 मीटर पर सेकेंड। टाइम कितना लगा इस वेलोसिटी के चेंज में 4 सेकेंड्स। ठीक है, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन एंड द चेंज इन मोमेंटम। तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, एक्सेलरेशन इज v माइनस यू बाई टी। तो यहाँ पे आपका v का वैल्यू कितना है 5 माइनस 25/4, तो दैट इज माइनस 20/4। तो ये हो जाएगा आपका कितना -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो हम इसको बोल सकते हैं डी एक्सेलरेशन कितना होगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या अपन इसको क्या बोल सकते हैं रिटार्डेशन 5 मीटर। लेकिन अगर हम एक्सेलरेशन लिखेंगे तो हम लिखेंगे -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो चेंज इन मोमेंटम कितना हो जाएगा, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम इज हाउ मच बच्चा पार्टी, एम वी माइनस एम यू। एम की वैल्यू हम एम इंटू वी माइनस यू लिख सकते हैं। तो एम की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1200। ठीक है, वी आपका हो गया 5 और ये हो गया -25। तो ये हो गया आपका कितना 1200 इंटू -20, दैट इज हाउ मच -24 123 -24,000 kg मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ऑल्सो कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स रिक्वायर्ड। तो फोर्स रिक्वायर्ड कितना हो जाएगा, फोर्स रिक्वायर्ड इज हाउ मच m इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, तो 1200 इंटू -5, तो ये हो गया आपका 12 5 60 6000 न्यूटन। ठीक है, तो देयरफॉर द फोर्स रिक्वायर्ड इज 6000 न्यूटन। ठीक है, क्लियर है। ओके, सो दैट बेसिकली कंप्लीट्स योर चैप्टर कंप्लीटली। समझ में आ गया कंप्लीटली। ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूबल टाइम।